अंदर की खबरें ये हैं कि जनरल बाजवा गालिबन एक्सटेंशन दोबारा लेना चाहते थे। फौरी इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, जल्दी इलेक्शन। पाकिस्तान बाय पाकिस्तान न्यूज फॉर $100 बिलियन। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यू के साथ हाजिर खिदमत है। इतवार का दिन है और शाम 6 बजे टाइमिंग मैंने तब्दील कर ली है प्रोग्राम की। शाम 6 बजे आप प्रोग्राम देख रहे होंगे। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब मौजूद है। अच्छा, वजह बुनियादी तौर पर है कि 2-3 इश्यूज पे बहुत जरूरी गुफ्तगू करनी है और आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। एक तो बुनियादी तौर पर जो अब नई कमान आ चुकी हुई है और उससे क्या हालात आप देख रहे हैं, मुल्क में क्या पोजीशन होगी, वो है। दूसरा, इमरान खान साहब का फ्यूचर है। और तीसरा, क्या ये माफियाज और अर्ली इलेक्शन अगर करवा दी जाएं तो ये इनकी मौत वाकया होगी। पहले चलते हैं जनाब। एक तो नई कमान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सईद आसिम मुनीर साहब आ चुके हैं और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी आपके सामने सारे शमशाद साहब मौजूद हैं। क्या समझते हैं, क्या देखते हैं, क्या जनरल कमर जावेद बाजवा वाली पॉलिसीज चल रही हैं या खत्म हो जाएंगी या क्या हालात होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब। पाकिस्तान आर्मी में जो चेंज थी और उससे पहले आपने देखा, आप खुद उसके ऊपर बहुत प्रोग्राम करते रहे कि जो एक प्रोपेगेंडा का एक माहौल चला हुआ था और उसमें मुख्तलिफ थेरीज जो पेश की जा रही थी कि जनरल बाजवा के हिसाब से कि वो एक्सटेंशन 1 साल की और रह रहे हैं या एक कोई वाइस चीफ बनेगा, कोई एक नई पोस्ट क्रिएट होगी। ये तमाम चीज़ें इस अपॉइंटमेंट के हिसाब से चलती रहीं जो नहीं होनी चाहिए थी। बार एक तरीक़ा कार से उन अफवाहों ने दम तोड़ा जब जनरल बाजवा ने तो ये चाहिए था कि अमेरिका में जब जनरल बाजवा ने कह दिया था कि मैं जा रहा हूँ तो उस पर बिलीव करना चाहिए था। हालांकि अंदर की खबरें ये हैं कि जनरल बाजवा गालिबन एक्सटेंशन दोबारा लेना चाहते थे, लेकिन पॉसिबल नहीं था क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी गालिबन ये कंसेंसस नहीं था कि जनरल बाजवा और कंटिन्यू करें कि उन्होंने पहले ही 6 साल तक वो फौज की कमांड कर चुके थे। और जब इतनी लंबी कमांड होती है और जो एक्सटेंशन का पीरियड होता है तो वो हमेशा बड़ा वनरेबल पीरियड होता है। होना तो ही चाहिए कि जब आपकी सर्विस पूरी हुई है तो आपको घर चले जाना चाहिए। एक्सटेंशन में आप बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो गालिबन बड़ी क्लोजली ऑब्जर्व की जाती हैं और उनके अंदर जो पिट फॉल्स हैं उनको बड़ी गौर से देखा जाता है। और यही जनरल बाजवा के टेन्योर में आपने देखा हुआ कि इसके एक्सटेंशन के बाद ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आई जो गालिबन प्रोडक्टिव नहीं थी फौज के हिसाब से भी और उनके अपने हिसाब से भी। अब ये नई कमांड है। जनाब आसिम मुनीर जो हैं वो सीनियर मोस्ट थे। 27 दिसंबर को रिटायर 27 नवंबर को रिटायर हो रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको रिटेन किया। एक नया रूल डाला गया, एक नया लफ्ज़ डाला गया रिटेंशन का। और आइंदा मुझे लगता है ये रूल जो है आइंदा भी फिर इस्तेमाल होगा बड़ी हर गवर्नमेंट के साथ। तो वो रूल वो डाला गया और जनरल आसिम मुनीर जो है वो आ गए। अब जनरल आसिम मुनीर ने वो जहाँ तक अगर आप उनकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे बात करें या उनकी प्रोफेशनल बैकग्राउंड पे बात करें तो वो बड़ा एक आउटस्टैंडिंग प्रोफेशनल बैकग्राउंड और बड़ी अच्छी कमांड की रिपोर्ट और बड़ी अच्छी कमांड की एक जो आपका जो नाम होता है या आपकी जो वो जो फीडबैक होती है वो बड़ी पॉजिटिव है। और उससे लोगों ने बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता की थी कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जनरल बाजवा के दौर में जो गालिबन अप्रिशिएटिव नहीं थी और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आया, ख़ास तौर पे लोगों के से रिटायर्ड लोगों के हिसाब से जो चीज़ें हुई तो वो लोगों ने लाइक नहीं की। अब कोई इसको पसंद करे ना करे, लेकिन वो पसंद नहीं की गई थी। तो लोगों की बहुत सारी फौज के अंदर भी एक्सपेक्टेशन है। अब फौज के अंदर एक्सपेक्टेशन किस हवाले से होंगी? फौज के अंदर एक तो ऑपरेशनल पॉलिसी जो आपकी है, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस जो हमारी फौज की होती है, यानी आपको हर वक्त तैयार होना चाहिए। और उसके लिए जनरल आसिम मुनीर ने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। वो गए वहाँ चांद टेकरी पे या अपना वहाँ जाके उन्होंने जो पुंछ के ऑपोजिट आता है रखचिकड़ी सेक्टर उसको कहते हैं, और वहाँ जाके उन्होंने जो एक इंडियन आर्मी की इंडियन नॉर्दर्न कमांड जीओसी नॉर्दर्न कमांड ने जो एक बयान दिया था बड़ा फजूल किस्म का, वो 1 महीने पहले जब जनरल बाजवा चेयर में थे वो बयान आया था, तो असल में तो उसका जवाब उसी वक्त जाना चाहिए था
जनरल बाजवा को उसका बड़ा स्ट्रांग जवाब देना चाहिए था, लेकिन जनरल बाजवा ने अवॉइड किया, उसका जवाब नहीं दिया। क्यों अवॉइड किया, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है कि वो क्या चाहते थे अवॉइड करके, क्योंकि वो पॉलिसी ऐसी दोस्ती या कुछ से, तो उन्होंने उसका जवाब बड़ा मौसर और बड़ा करारा जवाब दिया जनरल आसिम मुनीर ने, जो फौज एक्सपेक्ट कर रही थी। फौज के अलावा भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब इंडियन कमांड ऐसी फजूल किस्म की गलीज किस्म का प्रोपेगेंडा करे, फजूल किस्म की बकवास करे, तो उस बकवास का फौरन जवाब देना चाहिए। अब आप कोई फिजिकल तो काम नहीं कर रहे, लफ्जों में तो जवाब देना बनता है। जनरल बाजवा ने क्यों अवॉइड किया, इस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है। अब ये चीजें हैं, दूसरी चीजें हैं जो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल चीजें चल रही हैं, तो इसमें आई थिंक इट इज टू अर्ली टू प्रिडिक्ट एनीथिंग। कोई बहुत जल्दी है कि हम इसके ऊपर कोई एंटीसिपेशन में कोई चीज कहें, क्योंकि जिस वक्त तक उनकी पॉलिसीज नहीं आ जाती, और वो पॉलिसीज उस वक्त आती हैं जब वो मुख्तलिफ कमांड्स का दौरा कर लेंगे, कोर हेडक्वार्टर्स में चले जाएंगे, ब्रीफिंग हो जाएगी, उनके स्टाफ, उनके जो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर्स हैं वो ब्रीफ करेंगे, जो PSOs हैं जिनमें AG होते हैं, KMG होते हैं, CGS होते हैं, अपना DGMO होते हैं, DGMI होते हैं, तमाम लोग जो ब्रीफिंग ऑपरेशनली देते हैं, और इंटरनल सिचुएशन के हिसाब से ISI में उनकी क्या ब्रीफिंग होती है। तो उसके बाद क्या उनकी पॉलिसी, उसके बाद फिर आप कोई चीज जो है उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। कोई अपना अभी अच्छा तक जो चलें हम चलते बयान हैं जा रहे आगे। हैं वो बहुत हौसला अफजा हैं, और उसमें खास तौर पे मैं सिर्फ ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से जो बयान जा रहे हैं, फौज की जो प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से जो बयान जा रहे हैं, वो बहुत उम्मीद अफजा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर चीज में जो भी आप बात करें उसमें एक चीज और गौर कि जनरल बाजवा भी जाते हुए कह गए थे कि पाकिस्तान के माशी हालात बड़े खराब हैं। उनको अगर ये पता था, मैं सिर्फ एक सवाल उठाता हूँ जनरल बाजवा के, पाकिस्तान के माशी हालात खराब हैं, तो सवाल ये उठता है कि आपने क्या किया उन सालों में पाकिस्तान के माशी हालात, इस हुकूमत को, जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई थी, कम अज कम इसको कंपेल कर सकते थे। जैसे FATF में फौज ने लीड लेके काम किया। तो अगर ये पाकिस्तान का सवाल है ना, तो पाकिस्तान के अगर माशी हालात खराब हैं तो तमाम अदारों को फिक्र होनी चाहिए। तो इस तमाम चीज़ों में पाकिस्तान के माशी हालात जो हैं उनके ऊपर गौर करना बड़ा जरूरी है तमाम अदारों के लिए। अच्छा हम चलते हैं आगे। अच्छा प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जब मैं जनरल साहब से मेरी बात खत्म होगी तो लेटेस्ट चीजें जितनी भी हैं वो मैं आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा, छोटी सी। अब चलते हैं आगे। इमरान खान साहब असूलों पे खड़े हैं और उन्होंने लड़ाई लड़ ली है, वेस्टर्न से भी, अमेरिका से भी, और पाकिस्तानी इदारों के साथ भी। 13 सियासी जमातें भी एक तरफ खड़ी हैं। आप अभी पाकिस्तान में इमरान खान साहब का असेंबलियां तहलील करना या फ्यूचर क्या देख रहे हैं? सर मैं तो पाकिस्तान की सियासत का फ्यूचर सिर्फ इलेक्शन में देखता हूँ। फौरी इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, जल्दी इलेक्शन, और उसके जरिए, क्योंकि ये जो हुकूमत है इसमें जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये नाअहल हुकूमत है। अब देखिए, आप इनकी रियाकारी देखिए, आप, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना चाहता, इनकी 2 नंबरियां देखिए, ये पाकिस्तान को किस तरह लूट रहे हैं, पाकिस्तान को किस तरह तबाह कर रहे हैं। ये आप देखिए कि एक तरफ ये कहते हैं, जनरल बाजवा का जैसे मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा पाकिस्तान की माशी हालत ठीक नहीं है। इनका एक वजीर है मुसद्दक मलिक, वो कहता है कि जी हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं। और 74 मेंबर्स की यहाँ नया मुसद्दक मलिक इस वक्त इंपोर्टर को LPG में इतना फायदा दे रहा है, और वो आप अंदाजा लगाएं इस मिनिस्ट्री में इतना नोट बनाया जा रहा है, आपकी वहमो गुमान में नहीं होगा जी। नहीं सर, मेरे वहमो गुमान में है। मैंने कहा ना, इंपोर्टेड हुकूमत है, क्रिमिनल इंपोर्टेड है, करप्ट हुकूमत है, तारीख की सबसे ज्यादा करप्ट हुकूमत है ये। इस हुकूमत का जाना जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। जब तक ये हुकूमत रहेगी पाकिस्तान डैमेज होता रहेगा, क्योंकि अमेरिकन ओरिएंटेड हुकूमत है। अमेरिकन इसको लेके आए हैं पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने के लिए। उनकी नजर है पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पे, और अभी आपने देखा एक बयान भी आ गया पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट के हिसाब से। तो ये इंपोर्टेड हुकूमत अगर जाएगी तो पाकिस्तान का फ्यूचर ठीक होगा, अगर नहीं जाएगी तो ये मुल्क तबाह और बर्बाद होता रहेगा। कल भी इस इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर ने 10 और वजीर मुमलिकत बनाए हैं। मुझे कोई बताए ना, ये उनके तनख्वाह, इनकी तनख्वाह अपने लूटे हुए पैसे से देता है। इनके इनके बाप की जेब में से जाती है ब्रिगेडियर साहब, और कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने कोई वाला नहीं। देखने नैब वाला का नहीं। इदारा उन्होंने खत्म कर दिया, और जिस तरह उन्होंने सारे नैब के केसेस में बरी कर लिए। और मैं पहले भी खबर दे चुका हूं, मैं फिर दोबारा दोहराता हूं उस बात को कि राना सनाउल्लाह के बाद ख्वाजा बरादरान है, उसके बाद नवाज शरीफ है, और इस तरह इस मुल्क के ऊपर वही माफिया
मुसलत करने की कोशिश। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इमरान खान जल्दी असेंबलियां तहलील कर देंगे। नेशनल असेंबली का इजलास बाद में होते, वो बाद में देखा जाएगा। सुबह की असेंबलियां तहलील करके 5 साल के लिए हुकूमत हासिल कर। चले आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। नवाज शरीफ बाहर बैठा, जो मुल्की इदारों के साथ खेलता रहा, जो मुल्की इदारों को नुकसान पहुंचाया, जिस तरह की ज़ुबान अलकाबात मरियम सफदर ने इस्तेमाल किए, बाकी ने, और वो सारे एग्जम्प्टेड हो गए, उनका कुछ नहीं हो सका उस तरह का। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से अगर किसी ने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने किए, उन सब के साथ जो सलूक हुआ वो सारा रिकॉर्ड पे है। अब नवाज शरीफ अगर दोबारा अल्लाह ना करे इस सिस्टम में आता है, तो आप क्या समझते हैं, क्या नुकसान होंगे? तबाह हो जाएगा सर ये मुल्क। नुकसान क्या, मैं तो एक लफ्ज में आपको ये कह सकता हूँ, दिस मुल्क, दिस कंट्री विल बी डिस्ट्रॉयड। जो कुछ बचा कुछ है वो भी लुट जाएगा। नवाज शरीफ बहुत बड़ा चोर और डाकू है, आपको पता है। बीबीसी ने उसके बाद 1.5 घंटे की फिल्म बनाई है। लंदन में उसके खिलाफ खबरें लगी हैं, पेंट हाउस पायरेट। उसने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा सिसिलियन माफिया। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कहा गॉड फादर। झूठा अपना, जो शख्स अपना खून का झूठा टेस्ट दे और उसमें प्लेटलेट्स ऊपर नीचे कराए और एक बॉटम डॉक्टर को अपने साथ रखे, आप उससे क्या तवक्को करते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो सादिक और अमीन नहीं है। बाहर के अदारों ने कहा वो चोर है। बाहर के खबर अखबारों ने खबरें लगाई कि पेंट हाउस पायरेट जो है वो लंदन में बैठे हुए हैं। अब अगर इस किस्म के चोर और डाकू दोबारा वापस आ जाते हैं तो आप मुझे बताइए, ये उन लोगों पे भी बहुत बड़ा सवाल है जो उनको लाने की कोशिश करते रहे और लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ नवाज शरीफ की बात नहीं है। पाकिस्तान को, सिस्टम को बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से तबाह किया गया और इसमें बहुत सारी फोर्सेज इन्वॉल्व है। एक फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जो पाकिस्तान का अच्छा नहीं सोचते और वो पाकिस्तान को किसी ना किसी तरफ से एक डार्क एले में लेके जाना चाहते हैं। मैंने आपसे पहले भी बहुत दफा आपके प्रोग्राम में भी अर्ज किया है कि आसिफ जरदारी जब प्रेसिडेंट था तो इवन वो बाहर अमेरिका गए थे कि जी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है तो पैसे जमा करने के लिए, तो वो पैसे वहाँ पे लोगों से मांग रहे थे, कोई कॉन्फ्रेंस करके करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पे एक आर्टिकल छपा था वॉल स्ट्रीट जर्नल में। उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान, बाय पाकिस्तान न्यूज फॉर $100 बिलियन। उन्होंने कहा था बाराक ओबामा को सजेस्ट किया था कि आप एक $100 बिलियन दे दो जरदारी को और पाकिस्तान के जौहरी हथियारों को खरीद लो, क्योंकि पाकिस्तान के जौहरी हथियार जो है दुनिया के लिए खतरा है, तो दुनिया में अमन लाने के लिए $100 बिलियन दे दो। अब अगर इस किस्म के आप माशी तौर पर डिफॉल्ट होते हैं, अगर ये पोर्टेड गवर्नमेंट रहती है, अगर चोर किस्म के लोग ऊपर आपके टॉप पे रहते हैं, अगर एक पैसा प्राइम मिनिस्टर रहता है जिसने पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग की है, मरे हुए लोगों के पैसे अकाउंट में पैसे डाले हैं, जिसको डॉक्टर रिजवान ने बड़ी डिटेल में इन्वेस्टिगेट किया था, और उसके बाद एक चोर पहले मौजूद है, एक और डाकू अगर ऊपर से आ जाता है और दो का नेक्सस हो जाता है और तीसरा भी यहाँ पे एक ब्लैकमेलर बैठा हुआ है, तो आप बताइए ना, कुछ लोग, क्या कोई लोग जो पीपल सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ फेंस, क्या वो ये नहीं सोचते कि इस मुस्तकबिल का, इस मुल्क का फ्यूचर क्या होगा, ये कहाँ जाके रुकेगा और किस तरह रुकेगा, किस बुरे तरीके से रुकेगा? तो अगर, बड़े अफसोस और दुख की बात है कि इन तमाम चीज़ों में हम क्या पाकिस्तान की प्लंडर में, पाकिस्तान की लूट में हम साइड पे खड़े होकर तालियां बजाते रहेंगे, या हमारे अवाम भी बाहर आके इस चीज़ को रेजिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो अगर नवाज शरीफ आ गया तो आप लिख लीजिए, आज की तारीख में लिख लीजिएगा, आप भी प्रोग्राम कर रहे हैं, पाकिस्तान जो है वो, इनका मकसद है इन दोनों भाइयों का मिल के पाकिस्तान को तबाह करने का, और तीसरा भी यहाँ पे बैठा हुआ है, और एक वो है जो, जिसको आप किसी भी तरीके से अपना यूनाइटेड स्टेट्स की ने कहा था, उन्होंने उनकी जो एक कमेंट आया था जब ये वो मुल्ला जाके विकी लीक्स को मिला था और कहा था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, तो उन्होंने कहा था कि ही इज नॉट अ मुल्ला, ही इज अ पॉलिटिशियन। अब वो जो जबान इस्तेमाल कर रहा है फौज के खिलाफ, यानी मुफ्ती महमूद जनरल जियाउल हक को सपोर्ट करता रहा और मुफ्ती महमूद ने जनरल जियाउल हक के साथ मिलके उनको कॉन्फिडेंस, उनका वो सपोर्ट किया और 7 मिनिस्टर बना लिए 1978 में। फजलु ये जो था, जब मुशर्रफ आया तो इसने उससे जमीन 3975 एकड़ जमीन अलॉट करवाई, अपने ड्राइवर के नाम पे 400 एकड़ जमीन अलॉट, मुशर्रफ को सपोर्ट किया, उसके कॉन्फिडेंस, उसके तमाम मूवमेंट को सपोर्ट किया, चीफ मिनिस्टर लगाया, अकरम दुर्रानी को लगाया, और कल आके वहां पे बढ़ के मार रहा था, फौज के खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल कर रहा था कि क्या कर रहे थे मुशर्रफ। वो कहते जी, जन बाजवा ने कहा कि फरवरी के बाद हम पॉलिटिकल हो गए, तो वहां ये नारा वो कह रहा था कि उससे पहले आप पॉलिटिकल थे, मुशर्रफ के जमाने में क्या हुआ, फलाना क्या, तो तुम तो खड़े हुए थे डिक्टेटर के साथ,
ऐसा इन ही डिक्टेटर से फायदा उठा रहा था ये कैसे ये सवाल कर सकता है ये आदमी जो डिक्टेटर्स को सपोर्ट करता रहे। तो ये इनकी रियाकारी है जो देखनी बहुत जरूरी है। लोगों को समझनी चाहिए कि 400 रुपए चंदे के जमा करके आप तालिब इल्मों को उठा के ले आते खत्म नबूवत के नाम पे और कहते हैं कि हमें तो कहा गया था। तो यू आर पार्ट ऑफ द डिक्टेटर्स ना सर। ये बिल्कुल सही। हाल है पाकिस्तान का। इसमें कुछ और एक और आपने अगर ऐड कर दिया बाहर से कोई बंदा तो आप खुद ही सोच लें, इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से आर्टिकुलेट कर दिया है। प्रोग्राम मैं खत्म करने लगा हूं। मैं उससे पहले जो आज की अपडेट है वो आपके सामने पहले मैं रख देता हूं, सुन लीजिएगा। मैंने सिर्फ आप लोगों के सामने कुछ हकायक रखने हैं। राणा सनाउल्लाह की कहानी जरा सुनिएगा। 5 माह 23 दिन जेल में रहे, 3 साल 4 माह और 10 रोज तक ट्रायल कोर्ट में फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी गई। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। ड्यूटी जज 9 सितंबर राणा सनाउल्लाह की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद की और शरीक मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर की। 5 नवंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर ANF में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिर हुसैन की तकर्री की। 20 नवंबर को ANF अदालत ने राणा सनाउल्लाह की नई ग्राउंड और CC फुटेज का दरख्वास्त जनवरी और दरख्वास्त जमानत भी खारिज कर दी। राणा सनाउल्लाह ने 3 अक्टूबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत दायर की। फिर जस्टिस शहबाज रिजवी के रूबरू पेश होकर तकनीदी बुनियाद पर 4 अक्टूबर को दरख्वास्त जमानत वापस ले ली, जिसके बाद नई ग्राउंड की बिना पर राणा सनाउल्लाह ने 9 दिसंबर 2019 के पहले हफ्ते में दोबारा दरख्वास्त जमानत लाहौर हाई कोर्ट में दायर की, जिस पर 23 दिसंबर को दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया और 24 दिसंबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मुश्ताक ने 10 लाख के मुचलकों के इवज दरख्वास्त ज़मानत मंजूर की। ये आप समझ सकते हैं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। जिस तरह लंबी लंबी तारीखें इस केस में पढ़ती रही हैं, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बारे में मिर्ज़ा असलम बेग ने जो कुछ कहा वो मैं किसी दिन प्रोग्राम में आपके सामने बताऊंगा, उन्हीं की ज़ुबानी सुना दूंगा, ज़्यादा बेहतर है। दूसरा निज़ाम इंसाफ का आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरह शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म एक इश्तिहारी का इस्तकबाल कर रहा है और वो तस्वीर वायरल की जाती है। किस कानून के तहत किस तरह उसकी इश्तिहारी की बगैर पेश हुए ज़मानत मंजूर की गई, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। चले बहरहाल मैं और बात नहीं करना चाहता। जी, अभी आपने कल जमील फारूकी के प्रोग्राम में इमरान खान साहब ने बहुत सी बातें की, बहुत से राजों पे पर्दा उठाया। प्रोग्राम आपने देख लिया, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। इजाजत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।